युवाओं को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़्यादा क्यों होती है? क्यों ऐसा ज़रूरी है कि जो युवा हैं, जो कि स्कूल में पढ़ रहे हो सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं या जिनकी नई-नई जॉब लगी है, मतलब 16, 17, 18 से लेकर 24-25 वर्ष की उम्र तक के जो युवा हैं या उससे थोड़े बड़े भी हैं, 27-28 तक के भी जो युवा हैं, क्यों ऐसा है कि अगर उन्हें कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उन्हें रेगुलर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में रहना चाहिए? इसके पीछे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और रीजंस होते हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे कि दवाइयों का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर साथ ही जरूरी है कि कुछ साइकोलॉजिकल वर्क किया जाए। जबकि जो वयस्क लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 35-40 वर्ष का कोई आदमी है या कोई महिला है, उनमें अगर इसी उम्र में मतलब लेटर एज में अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उनका दवाओं से भी काम बन सकता है या थोड़ी बहुत मदद से भी काम हो सकता है। पर जो युवा हैं उनके लिए थोड़ा लंबे समय तक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना जरूरी है या किसी तरह से साइकोलॉजिकल वर्क खुद पर लंबे समय तक करना उनकी जरूरत होता है। इसके पीछे का कारण होता है हमारा ब्रेन और ब्रेन में आने वाले चेंजेस और मैच्योरिटी। ज्यादातर जो मानसिक बीमारियां होती हैं, ये मैं अपने चैनल पर अक्सर बताता रहता हूं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि इश्यूज चल क्या रहे हैं लोगों के साथ, कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो युवावस्था में ही आती हैं। विश्व भर में जो रिसर्च हुआ है वो बताता है कि 25 वर्ष से कम की उम्र तक ज्यादातर लोगों में मानसिक बीमारियां डेवलप हो चुकी होती हैं। मतलब अगर 100 लोगों को अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आसपास देखें 100 लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, 75 लोग इनमें से एटलीस्ट ऐसे होंगे जिनको 24-25 वर्ष की उम्र से पहले ही ये इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं। और यहां बात केवल कुछ तनाव की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है मेंटल डिसऑर्डर्स की, जैसे ओसीडी, स्किजोफ्रीनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ये सारे डिसऑर्डर्स 24-25 की उम्र से पहले आ चुके होते हैं। अब यही वो एज होती है जहां ब्रेन सबसे ज्यादा मैच्योर हो रहा होता है। खासकर कि हम मानते हैं कि हाँ, बचपन में बच्चे का ब्रेन ग्रो हो रहा है, जैसे कि 10, 12, 15 साल का बच्चा है, पर ये जो ब्रेन की ग्रोथ है ये कोई 18 वर्ष तक आकर रुक नहीं जाती। 18 वर्ष के बाद कह देंगे बच्चा एडल्ट हो गया, मतलब अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो वयस्क हो गया, अब उसको वोटिंग का राइट हो गया है, ड्राइविंग कर सकता है, वो लाइसेंस बना सकता है, कई सारे उसको अधिकार मिल गए। पर दिमाग उसका ग्रो करता रहता है। और माना जाता है कि युवावस्था जो होती है, जिसे एडोलेसेंस कहते हैं, ये करीब 24-25 वर्ष तक ही चलती है। 11 साल से लेकर 24 साल तक युवावस्था चलती है, उससे पहले बच्चा होता है एक व्यक्ति। पर 11-12 की उम्र से उसमें ऐसे बदलाव आते हैं, चाहे हम कहें कि हार्मोन लेवल पर आ रहे हैं, बायोलॉजिकल आ रहे हैं, या फिर ब्रेन में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसके हिसाब से उस व्यक्ति को अब ग्रो करने में, मेंटली फिजिकली ग्रो करने में करीब 10 से 15 साल का समय लगेगा। और यही वो एज होती है जब बच्चों में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, जैसे मूछें आ जाएंगी, फीमेल्स के ब्रेस्ट ग्रो करेंगे, पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे, मेल्स में भी वीर्य पैदा होने लगेगा। यही वो एज है जिसे हम कहते हैं कि प्यूबर्टी आती है। इस एज में फिजिकल और इमोशनल मेंटल चेंजेस एक बच्चा एक्सपीरियंस करने लगता है। वैसे तो कहा जाता है कि टीन एज बहुत सिग्निफिकेंट होती है। टीन एज मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 का एज, ये 6-7 साल का पीरियड क्रूशियल माना जाता है। पर एडोलेसेंस जो है, युवावस्था जो है, वो इसके आगे तक एक्सटेंड करती है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक ये जाती है। तो ये वो एज है जिसको कि माना गया है जिसमें कि एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और ये बदलाव किस किस तरह से दिखाई देते हैं? इमोशंस में चेंजेस आते हैं। एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो वो इमोशन को कैसे हैंडल करना है वो इसी एज में सीखता है। अगर उसकी नींव अच्छी पड़ गई, अगर इमोशंस को हैंडल करने की ताकत और उसके अंदर क्षमता आ गई, तो लंबे समय तक वो देखेगा कि उसके अंदर अपनी इमोशंस को हैंडल करने की आदत बनी रहेगी। साथ ही उसको अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल चाहिए, जैसे कि ड्रग, अल्कोहल में कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये वो एज होती है जहां पर बच्चे अक्सर ड्रग या तंबाकू या अल्कोहल लेने की आदत बनाते हैं। अगर इस उम्र में अगर ज्यादा बिगड़ जाए ये मामला और अगर एडिक्ट हो जाए तो लंबे समय तक उसके असर बने रहते हैं, क्योंकि ये वो ऐसी उम्र होती है, अवस्था होती है जहां ज्यादा मन करता है अल्कोहल ड्रग्स लेने का। तो इसलिए इस उम्र में अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना, जिसमें ड्रग अल्कोहल भी शामिल है और सोशल मीडिया, इंटरनेट भी शामिल है। और आज के जमाने में देखें तो ट्रेडिंग, जो कि पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, या कई सारे दूसरे ऐसे ऐप्स हैं जहां पर जुआ खेलते हैं, ये हर तरह की लत और एडिक्शन उसके अंदर शामिल है। इस पर कंट्रोल करने की आदत अगर इस उम्र में अच्छी हो तो ही लंबे समय तक एक व्यक्ति संभला रहता है। साथ ही अपने कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे हैंडल करना है, ओवर थिंकिंग कैसे हैंडल करनी है, रोजमर्रा की लाइफ में किस तरह की चीजें नेगेटिव सोचवा देती हैं,
जैसे डिप्रेसिव थिंकिंग आ रही है, रूमिनेटिव थिंकिंग है, चिंताएं कर रहे हैं, ऑब्सेसिव थिंकिंग आ रही है, ये सब भी मैनेज करना इस उम्र में ही एक बच्चा सीखता है। अगर उसको सही तरीके आते होंगे तो ही वो अपनी ओवर थिंकिंग कम करेगा। साथ ही वो अपने रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करना सीख रहा होता है, चाहे उसके घर परिवार के रिलेशन हो, चाहे दोस्त मित्रों के हो, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के इश्यूज हो, इन्हें भी वो हैंडल करना सीख रहा होता है। फिर इसी के साथ करियर और एजुकेशन के चैलेंजेस होते हैं। मतलब एक बच्चे को अपने को पढ़ाई कराने के लिए मेहनत तो करनी है, नॉलेज लेनी है, कोर्स करने हैं, स्कूल पास करना है, और साथ ही इस पूरे कोर्स को या पढ़ाई को करते दौरान अपनी डिस्ट्रैक्शंस को भी हैंडल करना है। मतलब किस तरह से वो अपने दोस्तों में या अपने रोजमर्रा की जो सोशल मीडिया या दूसरे जो इश्यूज हैं उनसे अपने को डिस्ट्रैक्ट करने से रोके, ये भी उसको सीखना है। फिर उसके कई सारे शौक होते हैं, कई एम्बिशंस होते हैं, कई बड़े बड़े सपने देखता है, उसको भी हैंडल करना है। तो बेसिकली एक बच्चा जो है जब 17 18 20 की उम्र में है, वो बड़े सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहा है जिसे उसे मैनेज करना सीखना पड़ेगा। और इस दौरान अगर मानसिक बीमारी हो जाए, जिसमें कि आधा तो कारण जीन्स होते हैं, जेनेटिक कारण होते हैं, और कुछ कारण होते हैं हमारे जीवन के अनुभव, जैसे घर में बहुत ज़्यादा तनाव हैंडल किया है, ट्रॉमा रहा है, स्कूल के अंदर ठीक से अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, बच्चों ने तंग किया, परेशान किया, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया, बहुत ही शर्मीले और बहुत ही एंग्जाइटी वाले बच्चे थे, सोशल एंग्जाइटी होती थी, इंट्रोवर्ट ज़्यादा थे, इमोशनली सेंसिटिव थे, या घर में कोई बहुत ही कलेशी व्यक्ति था, पापा बहुत शराब ड्रग लेते थे, मारपीट होती थी, या किसी वजह से बच्चे के घर में देखा उसने कि घर में डिवोर्स हो गया, कोई मर्डर हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, या माँ बाप सेपरेट हो गए। कई तरीके के ऐसे इश्यूज जो कि एक व्यक्ति बचपन में ही देखता है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ के इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल और ज्यादा भारी पड़ जाती है, उससे भी डील करना है, उससे भी गुजरना है। तो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस और लाइफ की जो बेसिक स्किल्स हैं, इन दोनों चैलेंजेस से एक बच्चा गुजर रहा होता है, और एक युवावस्था में जब वो कदम रखता है तो उसके पास दो चुनौतियां हो जाती हैं। अब इन दोनों चुनौतियों को टैकल करने के लिए, इनका सामना करने के लिए उसे ताकत चाहिए, और उसे सही रूप से बौद्धिक क्षमता और समझ चाहिए। ये बौद्धिक क्षमता उसे एजुकेशन सिस्टम से तो मिलती नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो हमारे को अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स का है, तो कोई ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स का स्टूडेंट्स है। कॉलेज में भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है। स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह की ऐसी स्किल्स की नॉलेज या प्रैक्टिस नहीं कराई जाती जिसमें कि एक बच्चा मेंटल स्किल सीखे, मतलब अपने जीवन को हैंडल करना सीखे। तो ऐसे में उसके लिए मेंटल हेल्थ के इश्यूज को टैकल करना और भी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट उसको किसी तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि घर के लोग भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हिंदुस्तान में वैसे ही मानसिक बीमारियों को लेकर इतना नेग्लेक्ट और इतनी लापरवाही है, इतना ज्यादा अवेयरनेस और जागरूकता की कमी है कि कितनी सीवियर प्रॉब्लम से बच्चा गुजर रहा है, युवा को किस तरह की समस्याएं हैं, घर के लोग समझ ही नहीं पाते, टीचर भी समझ नहीं पाते। सब अपने को उस्ताद समझते हैं, सब बच्चे को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, सब उसको सिंपल से सॉल्यूशंस बताने लगते हैं, पर उसके मेंटल हेल्थ के लिए इलाज क्या हो उसको कोई बताता नहीं। ऐसे में ना तो उसको मेंटल डिसऑर्डर के लिए ठीक से गाइडेंस मिलती है, और ना ही उस डिसऑर्डर की वजह से जो उसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहे हैं उसमें उसे कोई गाइड करता है। सब अपनी उम्मीदों का बोझ डाले रखते हैं कि भाई मम्मी पापा ने कहा है पढ़ाई अच्छी करनी है, मुझे पढ़ाई अच्छी करके वो अच्छा इंसान बनना है, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड भी है, उसकी भी जरूरतें पूरी करनी है, उनके साथ भी रिश्ता बना के रखना है। और आज के जमाने में जो आजकल के जो युवा हैं उनकी रिलेशनशिप्स वैसे ही बड़ी अनस्टेबल हो गई हैं, टिकती ही नहीं, 2-4 महीने से ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टिकते नहीं। उसका तनाव अलग, उसकी डिस्ट्रैक्शंस अलग। फिर उसके बाद अपने ऊपर करियर बनाने का बोझ है, फिर दोस्त मेरे अच्छा करियर बना रहे हैं, मैं नहीं बना पा रहा या पा रही, उसका एक तनाव आता है, उसमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये बच्चा, ऐसे में ये जो युवा है पूरी तरह से मिसगाइडेड रहता है, वॉन्डर करता है, मतलब भटक जाता है। मानसिक बीमारी की मुश्किलें उसके लिए लाइफ को डील करना और मुश्किल बना देती है। फिर अगर वो कोचिंग ले रहा है तो वहां का अलग तनाव है, सारे बच्चे पढ़ रहे हुए दिखाई देते हैं, भले ही वो पढ़ ना रहे हो पर फिर भी पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो बच्चे पर वो तनाव है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। इस तरह से बच्चे को वो सारी स्किल्स लर्न करने में नहीं मिलती जिससे कि वो अपने को संभाल पाए। और ऐसे में अगर वो सिर्फ दवाइयों से इलाज लेगा डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी का, तो ये इलाज अधूरा होगा, क्योंकि एक तो उसके साइड इफेक्ट्स हैंडल करने हैं, दवाओं के इलाज भी पूरे इफेक्टिव नहीं होते। 30-35% लोगों पर कर कुरा के ये दवाइयां असर लाती हैं, बाकी सारे लोगों पर दवाइयां छोटा मोटा असर लाती हैं। ट्रीटमेंट्स भी बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं है, और बच्चा जो है, युवा जो है, वो इसी जद्दोजहद में लगा रहता है कि किसी तरह से मैं बस ठीक हो जाऊं, मेरा इलाज हो जाए और मैं अपने बाकी के काम कर पाऊं। ये सारी उम्मीदों का बोझ लेते हुए वो इलाज भी कराता है, और इलाज में भी बहुत हताश रहता है क्योंकि इलाज भी अच्छे अवेलेबल नहीं है। तो कर कुरा के बच्चा जो है वो ना तो अपने को
काबिल बना पा रहा है, ना बीमारी से बाहर आ पा रहा है, ना अपने तनावों को पूरी तरह से दूर कर पा रहा है। तो ऐसे में जरूरी होगा कि बच्चा या वो जो युवा है उसको इस चीज की गाइडेंस मिले कि कैसे उसको अपने साइकोलॉजिकल स्किल्स को इंप्रूव करना है, उसको रैशनल थिंकिंग कैसे सीखनी है, उसको अपनी लाइफ में एडेप्टिव स्किल्स या कोपिंग स्किल्स कैसे सीखनी है, किस तरह से वो अपने तनावों को और अपनी उम्मीदों को हैंडल करे। क्योंकि उम्मीदों का बोझ और मानसिक तनाव ये दोनों साथ साथ चलते हैं तो बच्चे की जिंदगी कठिन हो जाती है, मुश्किल होती है। वो आसानी से इसे हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग मैच्योर नहीं है, वो अभी अपने आप इन चीजों को हैंडल करना नहीं जानता और इस बात को हमें स्वीकारना होगा। उम्मीदों के बोझ के तले बच्चे की मानसिकता पर बोझ डाल के उसको और ज्यादा घुटन में महसूस करा के काम नहीं बनेगा, इससे बाहर आना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकल स्किल सीखे, रीजनिंग एबिलिटी उसकी इंप्रूव हो, रैशनल थिंकिंग उसको लाना आता हो, नए तरीके से इनोवेटिव वे में ओपन माइंडेड होकर सोचना आता हो, लाइफ में कोपिंग स्किल्स कैसे अडॉप्ट करनी है वो उसे करना आता हो, रिलेशनशिप्स और लाइफ के दूसरे जो भी एरियाज हैं उनके आपस का स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, कैसे इनके रहते अडेप्ट करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, प्राथमिकता किसे ज्यादा दें और बाद में किसको दें, ये सीखना है कि अभी ये स्टेज है, 19-20 की उम्र है, अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, 23-24 में क्या जरूरी होगा, उसको ये सीखना समझना होगा। और इसको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, सिर्फ कह देने से काम नहीं बनता। अरे हमने अपने जमाने में ये सब किया था, हमारे टीचर ऐसा बोलते थे, करते थे, इन सब चीजों से काम नहीं बनेगा। केवल ऐसा मान लेने से कि बच्चा सब समझता होगा, उसे समझ जाना चाहिए, काम नहीं बनता। बच्चे का दिमाग परिपक्व नहीं है, वो अभी मैच्योर नहीं है, बच्चे को अभी हर चीज को हैंडल करना नहीं आता, जिसे कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन बच्चे को अभी नहीं आती। सेल्फ रेगुलेशन और एग्जीक्यूटिव स्किल्स बच्चे की अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। एग्जीक्यूटिव स्किल मतलब जो सोचा है, समझा है, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे अमल में लाया जाए। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, अपने मन, अपने शरीर, अपनी सोच, अपनी इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए। ये दोनों सेल्फ रेगुलेशन और एग्जीक्यूटिव स्किल्स वाले चैलेंजेस बच्चे को लेने पड़ते हैं, तभी वो अपने को संभाल पाता है। और ये दोनों स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। इसको सीखने के लिए जरूरी होगा कि बच्चा या ये जो युवा है ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले या साइकोलॉजिकल स्किल सीखे। एक वयस्क व्यक्ति है, 40-45 साल का इंसान है, आदमी है या औरत है, उसने अपने जीवन में काफी हद तक तनावों को झेलने की एक आदत बनाई हुई है। उसने अपनी युवावस्था में अगर उसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ तो वो समझता है, जानता है कि कैसे इन चैलेंजेस से डील किया जाता है, रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, स्टेबिलिटी कैसे आती है, करियर लाइफ कैसे बनाई जाती है, बिजनेस जॉब को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसको सब आता है, वो सब कर चुका है। किसी वजह से 45 की उम्र में, 40 की उम्र में उसको डिप्रेशन आया, एंजाइटी आया, ओसीडी आया, वो सब हैंडल हो जाएगा, दवाइयों से भी काम कर जाएगा। थोड़ा बहुत डॉक्टर सजेशन देगा, थोड़ा बहुत डॉक्टर उसको गाइड करेगा, उसको टेक्निक सजेस्ट करेगा, वो अप्लाई करेगा, कर भी लेगा। ना ही सिर्फ उसके लिए टेक्निक अप्लाई करना आसान होगा, उस टेक्निक को अप्लाई करके जल्दी वो रिकवर भी कर जाएगा। ये सारी चीजें आसान होती हैं जब एक व्यक्ति बड़ी उम्र में डिसऑर्डर डेवलप करता है। कुछ केसेस को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हर तरह के केस होते हैं, कई लोगों को 50 की उम्र में भी अगर डिसऑर्डर आ रहा है तो जरूरी नहीं वो जल्दी ठीक हो जाए, 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं। पर ज्यादातर मामलों में लेटर एज में जब डिसऑर्डर आता है तो वो जल्दी रिकवर हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की समझने की ताकत अच्छी है। वो जानता है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे वो डिसऑर्डर से जूझ रहा है और उसको दूर करने के लिए उसे क्या करना होगा। वो इमीडिएटली बाउंस बैक कर सकता है, वो ऐसे लाइफस्टाइल और ऐसे मेंटल स्टेट को अटेन कर सकता है जो बीमारी से पहले का था। उसकी रीजनिंग और रैशनल एबिलिटी स्ट्रांग होती है, उसके जीवन में ऐसी व्यवस्था और ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे साधन होते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। पर एक युवा जो है वो भी अपने साधन बना रहा है, अभी उसको पूरी समझ नहीं आई है कि अपने जीवन को कैसा बेहतर बनाना है, कैसे मेरे पास वो जो सारे साधन हैं, चाहे मेरे घर परिवार ने मुझे क्या दिया या मेरे एजुकेशन ने मुझे क्या दिया या मेरे पास अपनी कितनी क्षमताएं हैं, उसको अभी पता ही नहीं है। वो तो अभी जान रहा है। जिस किसी को मानसिक बीमारी नहीं होती वो भी इस दौर से गुजर रहा होता है, पर जिसको मानसिक बीमारी है उस पर तो डबल चैलेंज आ गया। तो ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी होगा कि साइकोलॉजिकल स्किल्स सीखे जाएं और जो साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं उसको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, ना कि एजुकेशन में उलझे रहें, मेरे माता पिता क्या बोल रहे हैं, मेरे बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे गुरुजी क्या बोल रहे हैं, उन चक्रों में पड़ने से बजाय जरूरी है कि समझें कि आपके मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या करना है, आप उस पर ज्यादा फोकस करें। नहीं तो ऐसे ही लगे रहोगे, ऐसे ही उलझते रहोगे, लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, 5-10 साल निकल जाएंगे, फिर शिकायतों से भरे रहोगे, ना मानसिक तनाव दूर जाएगा और ना आपके लाइफ के जो गोल्स हैं वो अचीव करोगे, अटकी रह जाएगी लाइफ। इसीलिए जरूरी है कि सकारात्मक तरीके से
साइकोलॉजिकल स्किल्स बिल्ड की जाएं। ऐसी बहुत सी स्किल्स होती हैं, 2-3 का इसमें मैंने जिक्र किया, आगे की वीडियोस में और भी जिक्र करता रहूंगा और अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं। सिर्फ दवाइयों पर या ट्रीटमेंट पर फोकस ना करें, सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर हटाना है इस पर फोकस ना करें, आप कितने स्किल्ड हैं, कितने सक्षम हैं, इस पर जोर देना ज्यादा जरूरी है। तब जाकर आप लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक इन मानसिक तनावों से दूर रह पाएंगे, तब आप अपने को सक्षम बना पाएंगे। ये स्किल सीखकर जब आप अपने ब्रेन को मैच्योर करेंगे, ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस लाओगे, अपने न्यूरल मैकेनिज्म चेंज करोगे, तब जाकर आप परिपक्व बनकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख पाओगे। जो वयस्क हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो ये नेचुरली कर लेते हैं, उनको ज्यादा मुश्किल नहीं आती, पर जो युवा हैं उनको समझना होगा और उनको गाइड करने के लिए उनके घर के बड़े लोगों को भी आगे आना होगा। बड़ी बड़ी बातों में मत पड़ो, बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं के लेक्चर मत दो, गीता वीता के पाठ मत पढ़ाओ, वो बच्चा थोड़ा बहुत फॉलो करेगा, ज्यादा वो कुछ नहीं फॉलो कर पाएगा। गीता की सोच बड़े बड़े लोग भी फॉलो नहीं कर पाते। सारे लोगों की लाइफ में देखो क्या एकदम हिंसा कर रहे हैं, कहीं कुछ है, और बच्चे को सिखा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, किस काम आएंगी ये सब बातें। इसलिए मेंटल स्किल्स ग्रो करने पर फोकस करो।